भगवान श्री राम का एक रामचरितमानस है, तुलसीदास जी का लिखा हुआ। उसके अंदर एक प्रसंग आता है जब समुद्र से वो 3 दिन से विनती कर रहे होते हैं कि साहब रास्ता दे दीजिए, और रास्ता देते तो कहते हैं भगवान राम बकौल रामचरितमानस में तुलसीदास जी के बिनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। तो बिना डर के प्यार भी नहीं होता। तो ये जो प्यार का इजहार पाकिस्तान की फौज की तरफ से आ रहा है, बादशाह की तरफ से आ रहा है, इमरान खान साहब की तरफ से आ रहा है, आपके ISPR की तरफ से आ रहा है, तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण एक भय भी है, डर भी है। और वो डर आपका उतना था या नहीं था, पर जब चीनी यहां से एकदम सरपट दौड़े, आपने देखा होगा वो रिट्रीट की जो स्पीड थी वो डिप्लॉयमेंट की स्पीड से 4 गुना ज्यादा थी, इतनी जल्दी में भागे वहां से वो। तो कहीं ना कहीं उसका एक असर डेफिनेटली पाकिस्तान की डिप्लोमेसी के ऊपर, पाकिस्तान की मिलिट्री थिंकिंग के ऊपर, स्ट्रेटजीज के ऊपर कहीं ना कहीं आया होगा। चाहे वो आपके मोईद यूसुफ है, मेरा ख्याल है उनकी तरफ से भी होगा कि भाई अब थोड़ा सा मैं बोलूंगा, आप बुरा ना मानिएगा, कि जो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज तो नहीं है पर अबू भाग गए हैं, तो जरा बेहतर होगा कि बच्चे भी जरा पीछे हट लें थोड़ा सा, और जिसे हम, अगर आप बुरा ना माने दोबारा, तो औकात में आ जाए तो अच्छा रहेगा। बहरहाल बात यह है कि आपने बड़ा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो प्रेजेंट किया, मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज्यादा डिस्कस हुआ है, कि LOC के ऊपर, क्योंकि उस तरफ जो सिटीजन्स हैं ऑक्युपाइड कश्मीर के, वो भी हमारे ही हैं, टेक्निकली तो भारतीय है ना, हिंदुस्तानी है वो इलीगल ऑक्यूपेशन आपकी फौज का है, वहां पर आपका इलीगल ऑक्यूपेशन है। तो ये जो क्रॉस फायर होता है LOC के ऊपर, जो सीज फायर वायलेशन होता है, और इतना मैसिव रिटेलिएशन इंडियन आर्मी की तरफ से, हम कहते हैं मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है, तो उसमें कहीं ना कहीं जब एक सिविलियन डैमेज होता है तो हम महसूस करते हैं कि साहब है तो वो हमारे ही, अब वो जबरदस्ती आपके कब्जे में है, वो मकबूजा कश्मीर, आपने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, उसको आप आजाद कश्मीर कह दीजिए, कुछ कह दीजिए, आप वो नोमेनक्लेचर कुछ भी रख लीजिए, पर उस तरफ के जो हमारे सिटीजन्स हैं उनको दिक्कत आती है। और इस सीज फायर से कुछ राहत जो है वो पाकिस्तान आर्मी को तो खैर मिलेगी, उनकी पिटाई कम होगी बेचारों की, उनकी तरफ जो लोग मारे जाते हैं, शहादतें होती हैं, हलाक होते हैं, हम तो वो कुछ कम हो गए, पर जो हमारे सिटीजन आपकी ऑक्यूपेशन में है उनके लिए भी रिलीफ है। तो ये बड़ा अच्छा आपने एक पॉइंट आज रेज किया है, अच्छा पर्सपेक्टिव है, अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है, कि जो सिविलियन लाइव्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द LC विल बी रिलीव, थोड़ा उनको भी सुकून का सांस मिलेगा, कुछ उनको भी चैन मिलेगा। बिल्कुल ठीक। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये कितने दिन चल सकेगा? क्योंकि पहले भी एक बार हुआ था, 3 साल तकरीबन चला था, उसके बाद फिर शुरू हो गया। और ये तो सर दोनों तरफ से बात होती है, एक तरफ से तो ताली नहीं बजती है, नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से ही वायलेशन होती है, इंडियन साइड से भी होती है। तो आप क्या समझते हैं कि ये कितने दिन चल सकेगा? और अगर कोई अच्छी चीज हुई है तो मेरा ख्याल है उसको पॉजिटिव वे में ही लेना चाहिए, ये किसी को ये ना कहें कि वो डर गया, डर ये नहीं है भारत, क्योंकि 10 महीने चाइना ने भी लगा दिए निकलने में। हाँ तो गया ना, तो मैं तो कह रहा हूँ आपको, ये तो मैं पहले से कह रहा था आपको कि बिना न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए ना प्रीत। तो चाइना वाले डर गए, तो आप देख लीजिए ना, चाइना के कंपैरिजन में आप कितना बड़ा मुल्क है। मैं उस आर्गुमेंट में नहीं जाता, मैं उस आर्गुमेंट में जाता, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ, और जो इस बायलैटरल सीज फायर के बाद जो वॉइसेस आई, मैं वो आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। आपके आर्मी चीफ है जनरल बाजवा, उन्होंने कहा था कि वी मस्ट एक्सटेंड द हैंड ऑफ पीस इन ऑल डायरेक्शंस, हमारे को शांति के लिए हाथ आगे बढ़ाना चाहिए सब दिशाओं में। ये सीज फायर से पहले का उनका बयान है, देखिए। और सीज फायर के पहले का जो हमारे आर्मी चीफ है, यहाँ जो हमारे लेफ्टिनेंट जनरल जोशी हैं, जो कारगिल में 1999 में ही वो CO 13 चक्र के थे, तो उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा था 1999 के कारगिल ऑपरेशन में भी। उनके लिए बड़ा मशहूर है एक अर्जुन जी, वो कहते हैं कि इफ यू डोंट नो आस्क जो, उनको जनरल जोशी, तब कर्नल जोशी होते थे, तो आस्क जो। तो आजकल फॉर्चुनेटली जनरल जोशी इज कमांडिंग 14 कोर, तो ये ऑपरेशनल एरिया के कमांडर भी हैं। तो जनरल जोशी का ये था कि साहब जो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस हैं
वो अपन कंटिन्यू करेंगे। और जब तक आप वहां से इन्फिल्ट्रेशन पुश करने की कोशिश नहीं करेंगे, आपको तो कवरिंग फायर देना पड़ता है ना। जब आपने इन्फिल्ट्रेटर्स को पुश करना होता है दिन में, रात में, नदी नालों, पत्थरों, पेड़ों के पीछे से, जब आप दहशतगर्द यहाँ पे पुश करते हैं, तब आप उनको कवरिंग फायर देते हैं। दैट इज व्हेन यू वॉयलेट द सीज फायर। तो सीज फायर वॉयलेशन, तो जब तक आप वहां से इन्फिल्ट्रेटर नया पुश नहीं करेंगे, 3 साल या 30 साल, बात तो एक ही है, आप वहां से मत भेजिए। आप उनको जो एक आपका मिलिट्री सपोर्ट है मत दीजिए, और आपको एक भी गोली चलाने की जरूरत नहीं है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, मैं एक दिन फकर के साथ था, उसको मैंने कहा था कि साहब, इंडिया इन 1000 ईयर ऑफ हिस्ट्री, हमने किसी मुल्क के ऊपर हमने आक्रमण किया ही नहीं, कभी हमने अटैक ही नहीं किया। आपको अगर समुद्र से जलजला को उठ के आ जाए, कोई सुनामी उठ के आ जाए, ईरान आपके ऊपर चढ़ दौड़े, हम कह नहीं सकते, पर इंडिया ने तो आपके ऊपर अटैक नहीं किया। आपके पास हमारा ऑक्यूपाइड कश्मीर, आप रिट्रीट कर लीजिए, बात खत्म हो जाती है। हमारा तो झगड़ा ही इतना ही है उसके साथ, उसके अलावा तो हमारा आपका कोई झगड़ा ही नहीं है। आईबी के ऊपर भी बीएसएफ है, जो फर्स्ट फोर्स है वो, दैट इज बीएसएफ, और आपकी तरफ से पाक रेंजर्स है। तो ये तो आरजू जी, जब तक आप लोग इसको तस्लीम नहीं करेंगे कि आपके मुल्क में दिक्कत है, आपके मुल्क में दहशतगर्दी है, और हिंदुस्तान के अंदर दहशतगर्दों को पुश करने के लिए आपकी जो मिलिट्री है, आपकी जो आर्मी है, वो कवरिंग फायर देती है, आप इसको आप तस्लीम कर लीजिए, इस बात को आप सुधार लीजिए, एंड देयर विल बी पीस, कोई दिक्कत नहीं है। आप छोड़ दीजिए, रिट्रीट कर दीजिए, पीओके से खत्म कहानी, कोई दिक्कत ही नहीं। हमारे आपके मुल्क के बीच में अमन अमान बिल्कुल काम हो जाएगा सेटल, कोई दिक्कत नहीं। ये तो खैर आपका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन पाकिस्तान तो इस चीज को हमेशा कहता रहा है कि यहाँ से कुछ नहीं होता, और एक जैसे कहा जाता है ना कि जी ये एक थर्ड पावर है, या एक नॉन स्टेट एक्टर्स, सॉरी, का कहा जाता है, वो हमेशा से कहा है। लेकिन होपफुली हम उम्मीद कर सकते हैं कि अब आगे कुछ बेहतर होगा, और अगर पाकिस्तान की तरफ से भी कुछ है तो पाकिस्तान भी इसको सीरियसली एड्रेस करेगा और इस चीज पे कंट्रोल किया जाएगा। यहाँ से हम अगर आगे बढ़ें और हम ये देखें कि अभी आपके यहाँ जो फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा था, उसमें भी खालिस्तान का भी नाम लिया जा रहा था, आपको जैसा कि मालूम है। तो उसमें अभी मैंने रिसेंटली देखा कि अजय देवगन जो एक फिल्म एक्टर है आपके, उनकी गाड़ी को रोका गया और उनसे कहा गया जी वो एंटी फार्मर है। और उसके बाद कनाडा में भी एक रैली चल रही थी मोदी जी के फेवर में, जिसको कुछ लोगों ने रोका और कहा कि ये भी, वो भी खालिस्तान का नारा लगा रहे थे, मतलब जिन्होंने रोका। तो आप क्या देखते हैं कि ये चीज अभी तक थमी नहीं है, मतलब ये अभी तक चल रही है इंडिया में और इस चीज को कंट्रोल नहीं कर पाए हैं? आरजू जी, पहली बात तो मैं आपको बताऊं, और आप, मेरे ख्याल है कि खूब आपके मुल्क में तो बहुत ज्यादा है, गधों के सिर पे सींग नहीं होते, समझ रहे आप? तो ये पहचान हरकतों से होती है। हरकतें देख के पहचान सकते हैं कि इंसान की शक्ल में कौन गधा है। तो अब आप मेरे से ये तवक्को रखें कि साहब मैं गधों के ऊपर टिप्पणी करूंगा, तो मैं तो करूंगा नहीं। तो ये ठीक है, इन लोगों का अपना अपना एक प्रोस्पेक्टिव है, वो अपना अपना एक एजेंडा रन कर रहे हैं। वो एक आदमी, दो आदमी किसी की गाड़ी के खड़े होके सामने हल्ला मचाए, उसको फिर आप कहें क्योंकि वो सेलिब्रिटी है तो आप कहेंगे साहब ये तो अब एक इंटरनेशनल इशू हो गया है। कोई पोर्न स्टार ट्वीट कर दे तो आप कहते हैं कि साहब ये तो इंटरनेशनल इशू हो गया है। अरे जो नोन लोग हैं, जो एंटी इंडिया हैं, जो नोन लोग हैं, जो सेसेशनिस्ट बातें करते हैं, जो प्रो खालिस्तानी बातें करते हैं, सेपरेटिज्म की बातें करते हैं, उनकी बातों के ऊपर तवज्जो देने की जरूरत क्या है? उन्होंने 72 साल में क्या उखाड़ लिया? आपके मुल्क ने क्या उखाड़ लिया? आप कीजिएगा, अक्सर 1948 से लगे तो हुआ पाकिस्तान, तो कौन सा इन्होंने खालिस्तान बना लिया, कौन सा इन्होंने कश्मीर आजाद कर लिया, कौन सा इन्होंने ले लिया? नहीं मिलेगा भाई। और जो उधर है आपकी तरफ, जैसा मैंने कहा, वो हमारे सिटीजन है। जम्मू कश्मीर की जो असेंबली है, स्टेट असेंबली में और पार्लियामेंट में, उनकी उस तरफ की सीटें अभी तक रिजर्व है। आएगा समय, नुमाइंदगी आएगी, वहां पे इलेक्शन होंगे, बाकायदा से इलेक्शन होंगे। हिंदुस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके ऊपर लोग स्वेरिंग इन सेरेमनी होगी। आप चिंता मत कीजिए, आएगा समय, कोई समस्या नहीं है। मेरे लाइफ टाइम में आएगा, मेरे लाइफ टाइम में आएगा, मेरी जनरेशन के लाइफ टाइम में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आएगा वो, कोई दिक्कत नहीं। और ये आपने बात करी कि ये जो फार्म प्रोटेस्ट है, ठीक है, वो चल रहा है। हमारे, जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया कि साहब आप बैठ सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, कीजिए ना, क्या दिक्कत? आपने बात करनी है, सरकार आपके लिए ओपन है। प्रधानमंत्री ने कह रखा है कि आई एम जस्ट अ फोन कॉल अवे। भाई आपको, आपने 4 लाख ट्रैक्टर चलाने, चला लो। आप कह रहे हैं कि साहब हम खेती करेंगे पार्लियामेंट के आगे, कर लो आप। भाई आपके बस का कुछ हो तो कर लो ना। 3 कानून आपके कहने से वापस तो हुए नहीं। तो अगर आपको लगता है आप खेती करो, चलो भाई, कोई समस्या नहीं, उसके अंदर प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी रेलेवेंट बात बताता हूँ आरती जी, कि ये जितने लोग हैं यहाँ पे हमारे ही हैं, फार्मर्स हैं, हमारे किसान हैं, उसके अंदर घुसे हुए कुछ लोग,
जिनका एजेंडा है, उनका एक अपना प्रोस्पेक्टिव है, उनको एक चाहे आप एंटी इंडिया कह लीजिए, चाहे आप सेसेशनिस्ट कह लीजिए, चाहे सेपरेटिस्ट कह लीजिए, विचारधारा है, उनकी सोच है, कोई बात नहीं। दोस्तों